Assalamu alaikum dear friends. Uh, I am going to present on unit number 1 of social linguistics. Basically इस यूनिट में जो आगे तमाम यूनिट्स हैं उनकी बेसिस दी गई है. ये एक इंट्रोडक्शन है. अगर आप लोग इसको सुनेंगे, मैंने इसको जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसको मैंने बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा बिजी नहीं बनाया, बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक्सप्लेनेशंस नहीं डाली हैं, लेकिन मैं उसको वर्बल ज़रूर बताऊंगी. तो आई एम होपफुल कि आप लोग इसको एक दफ़ा सुनेंगे तो आपके लिए बाकी यूनिट्स इजी हो जाएंगे. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरी प्रेजेंटेशन के, वो ये हैं कि आप लोगों को बेसिक आइडिया मिलेगा इन तमाम चीज़ों के बारे में. आपको पता चलेगा कि सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, उसका लिंग्विस्टिक्स के साथ और सोशियोलॉजी के साथ क्या ताल्लुक़ है, और आपको पता चलेगा कि लैंग्वेजेस की सोशियोलॉजी क्या है. उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं वो भी हम देखेंगे, और ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स हैं जो कि ज़ुबान की वेरिएशन या लैंग्वेज की वैराइटीज़ क्रिएट करते हैं वो देखेंगे. और हम इन तीन चीज़ों को पढ़ेंगे, लैंग्वेज को, डायलेक्ट को और इडियोलेक्ट को. और एंड पे हम देखेंगे कि सोशल लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज टीचिंग जो है वो क्या होती है. या सॉरी, यहाँ पे मेरे लैपटॉप में कुछ इशू था तो एंड नहीं डल सका. इसको आप समझ लीजिएगा कि सोशल लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज टीचिंग का आपस में क्या ताल्लुक है. ठीक है. अपनी पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ी सी स्लाइड्स हैं और मैं इसको जल्दी सम अप करने की कोशिश करूँगी. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको गौर से सुन लें. बेशक आपके पास बुक है या नहीं है, लेकिन अगर आप लोग इस लेक्चर को थोड़ा गौर से सुन लेंगे तो आपके लिए बाकी यूनिट्स इस कोड के जो है बहुत इजी हो जाएंगे. जी तो सोशल लिंग्विस्टिक्स और उसके लिंकेजेस. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या होता है. सोशल लिंग्विस्टिक्स बेसिकली अ स्टडी ऑफ लैंग्वेज है एज यूज्ड इन सोसाइटी. जैसे कि आप रेड में देख सकते हैं, सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स मिलके सोशल लिंग्विस्टिक्स बनाते हैं. ठीक है. यहीं पे ऐसा करते हैं कि हम पहले सोशियोलॉजी देख लेते हैं. सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी एक बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हम वैल्यूज़, बिलीव्स, लोगों का कल्चर और रेस, एथनिसिटी वगैरह देख रहे होते हैं, और इसमें ह्यूमन बिहेवियर को बेसिकली हम स्टडी करते हैं. और लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो लिंग्विस्टिक्स लैंग्वेज को कहते हैं. इसमें हम लैंग्वेज सिस्टम्स को देखते हैं, जैसे एक लैंग्वेज की क्या ग्रामर है, क्या वोकेबुलरी है, क्या प्रोनाउंसिएशन है. ये सब कुछ लिंग्विस्टिक्स में आता है. जब ये दोनों चीज़ें मिला के पढ़ी जाएं तो उसको सोशल लिंग्विस्टिक्स बोलते हैं. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम देखते हैं कि लैंग्वेज ह्यूमन बिहेवियर के साथ कैसे रिलेट करती है. ठीक है. जो सोशल लिंग्विस्ट्स होते हैं वो लैंग्वेज को स्टडी इसलिए करते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि एक सोसाइटी के अंदर का कल्चर कैसा है, वहाँ का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है. क्योंकि लोगों की लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का इंसानों का बिहेवियर कैसा है. और जो है बेसिकली लैंग्वेज स्पोक्स पर्सन या स्पोक्समैन बन जाती है उस सोसाइटी की, या गेट कीपर बन जाती है. ठीक है. तो जिस तरह बाकी जो सोशल साइंसेज हैं, इस तरह अगर हम सोशल लिंग्विस्टिक्स को देखें तो ये बेसिकली लैंग्वेज की ब्रांच है, लैंग्वेज स्टडी की ब्रांच है. और इसमें हमारे पास थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल नॉलेज दोनों होता है. इसमें हमारे पास थ्योरी भी है और एविडेंस भी है, क्योंकि रिसर्चेस जो हैं वो चलती जा रही हैं. एक इस तरह की छोटी सी रिसर्च मैं आपको बताऊंगी कि जैसे अगर किसी बंदे से पूछा जाए कि व्हाट इज़ योर लैंग्वेज, तो वो क्या जवाब देगा? वो वही जवाब देगा कि वो जिस सोसाइटी में रहता है, या वो जो भी जहाँ पे पैदा हुआ या जिस इलाके में रहता है, जिस प्रोविंस का है, वो उसी तरीके से जवाब देगा. तो रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो लैंग्वेज है और जो सोसाइटी है, उसका एरिया है, उसका आपस में टू वे लिंक है. सो बेसिकली टू वे रिलेशनशिप है. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि सोशल लिंग्विस्टिक्स में एम्पेरिकल नॉलेज भी होता है और थ्योरेटिकल नॉलेज भी होता है. तो ऐसे भी हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि हम एक
मतलब 3 डिफरेंट प्रोविंसेस के बंदों से पूछें कि भाई जो है व्हाट इज़ पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज क्या है। तो ऑफ कोर्स इसमें से आपको मोस्टली आंसर्स ऐसे ही मिलेंगे कि पंजाबी लैंग्वेज जो है वो लैंग्वेज है जो कि पंजाब में रहने वाले लोग बोलते हैं, ठीक है। सो ये एक लिंक बन जाता है कि कौन से एरिया में लोग रहते हैं और कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स का क्या ताल्लुक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, जिसमें ग्रामर, वोकेबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, इसको लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। अगर इसके साथ हम सोशल नॉर्म्स को जोड़ दें, यानी सोशल बिहेवियर को जोड़ दें, सोशल फीचर्स को जोड़ दें, तो वो होती है सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो मैंने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा है कि आपको मैं डिफ्रेंशिएट करा सकूं कि लिंग्विस्टिक्स में हम सिर्फ ग्रामर, वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन सोशल लिंग्विस्टिक्स में इसके साथ सोशल नॉर्म्स ऐड हो जाती हैं। नीचे मैंने रेड में लिखा हुआ है यूजेज एंड यूज। ये यहाँ पे इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। यूजेज हमेशा लिंग्विस्टिक्स के साथ लिंक करता है। जहाँ पे लिंग्विस्टिक्स की बात हो रही होती है, ग्रामर, वोकेबुलरी और प्रोनाउंसिएशन की बात हो रही होती है, लैंग्वेज सिस्टम्स की बात हो रही होती है, वहाँ पे हम कहते हैं कि हम उसका यूजेज कर रहे हैं। लेकिन जब उसके अंदर हम सोशल नॉर्म्स, सोशल बिहेवियर या सोशल फीचर्स डाल देते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसका यूज़ कर रहे हैं। सो सोशल लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज का यूज़ है, लेकिन जो लिंग्विस्टिक्स है वो उसका यूजेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सोशियो लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी का क्या ताल्लुक है। उसी तरीके से सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हमने यूज़ करना है। सोशियो लिंग्विस्टिक्स में हमारे पास ह्यूमन बिहेवियर प्लस लैंग्वेज आ जाएगी, ठीक है, जिसमें उसकी ग्रामर, वोकेबुलरी, प्रोनाउंसिएशन तीनों चीज़ें आएंगी। और जो सोशियोलॉजी है उसमें सोशल बिहेवियर आएगा। बेसिकली सोशियोलॉजी तो एक ब्रॉड एस्पेक्ट है ना, तो उसके अंदर वैल्यूज, बिलीव सब कुछ आ जाता है, लेकिन हम उसमें से सोशल बिहेवियर को जो है कहते हैं कि वो सोशल लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी में कॉमन है। बुक में आप एक पिक्चर भी देखेंगे। आई डोंट नो आप लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में पढ़ा था या नहीं, लेकिन 7th-8th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं, दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनका अगर आपस में यूनियन करें तो यूनियन का मतलब है कि दोनों की चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन करें तो जो दोनों में जो सिर्फ कॉमन चीज़ें हैं वो एक अलहदा की जाएंगी। सो बेसिकली हम सोशियोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स जो है इनको जब मिलाते हैं तो इनमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जो इनका इंटरसेक्शन होता है, वो हमें सोशल लिंग्विस्टिक्स बना देता है। वो जो रिजल्ट होता है वो सोशल लिंग्विस्टिक्स होता है, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स। तो अभी हम चलते हैं अपने ये इस ऑब्जेक्टिव में हमने सोशल लिंग्विस्टिक्स और उसके लिंकेजेस को कवर किया है। अब हम अगली ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। अच्छा, तो सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस, इसको मैं जो है थोड़ा जल्दी लेके चलती हूँ। आई नो कि सबके लिए जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। सो सबसे पहला बेसिकली सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेजेस में हम यही देखेंगे कि एक बंदा है, हमने जैसे कहा था कि 2 वे रिलेशनशिप है, एक बंदा है वो एक कम्युनिटी में है, वो उसके हिसाब से ही ज़ुबान बोल रहा है, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट ये है लैंग्वेज और लैंग्वेजेस, ठीक है। इसमें बेसिकली यही होगा कि हम मुख्तलिफ आगे जितना भी यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि कुछ जगहों पे लैंग्वेज का लफ्ज़ यूज़ होगा, ठीक है, कुछ जगहों पे उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज यूज़ होंगे, ठीक है। लैंग्वेज तो वही है जो बंदा जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए बोल रहा है किसी सोसाइटी में। लैंग्वेजेस में ढेर सारी चीज़ें हैं। इसमें नेशनल लैंग्वेज है, इसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें मदर टंग है, इसमें फॉरेन लैंग्वेज है, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम वैसे बात करें लैंग्वेज की, तो हम ये कहते हैं ना कि हम बात करते हैं जो कि पंजाबी लैंग्वेज सबसे अच्छी कौन बोलता है या उसका स्टैंडर्ड कौन बोलता है, तो वो कौन है? सिख। हम कहते हैं कि सिख जो पंजाबी बोलते हैं वो स्टैंडर्ड होता है, उसके अलावा जो लोग पंजाबी बोलेंगे वो स्टैंडर्ड नहीं है या वो गलतियाँ करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने स्टैंडर्ड बना दिया। इसकी आगे मज़ीद भी जो है वो डेफिनेशन आएगी, नीचे एक्सप्लेन की गई है, उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, डायलैक्ट और रजिस्टर। इसमें मैं आपको दो लफ्ज़ बताऊंगी, दो वर्ड्स बताऊंगी जो आपने याद करने होंगे, ठीक है। डायलैक्ट,
डायलेक्ट जो है वो क्या होता है? डायलेक्ट ये होता है कि एक ही लैंग्वेज है, आप उसके अंदर वैराइटीज क्रिएट कर दो, ठीक है? एक ही लैंग्वेज के अंदर वैराइटीज क्रिएट कर दो। जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, दोनों ठीक है, लेकिन जब आप डायलेक्ट बना लेते हो ना, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वोकेबलरी तीनों चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं, ठीक है? और डायलेक्ट का मतलब है वो चीज़ यूज़र के अकॉर्डिंग, ठीक है? अमेरिकन इंग्लिश बोलने वाला, यानी जो अमेरिका में रहता है, वो यूज़र है और वो अमेरिकन इंग्लिश बोलेगा। जो ब्रिटेन में रहता है वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलेगा, वो यूज़र है। इसके लिए आपने लफ्ज़ याद करना है यूज़र। रजिस्टर की बात करते हैं। रजिस्टर ये होता है कि आप लैंग्वेज को यूज़ के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएट करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है तो वहाँ पे एक अमेरिका में है और एक ब्रिटेन में है, लेकिन अगर एक बंदा लॉयर है और एक बंदा लेबरर है तो वो दोनों अपने तरीके से बातचीत करेंगे, वो लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। तो जब एक लैंग्वेज जो है वो तब्दील हो जाती है यूज़ के अकॉर्डिंग, तो उसको रजिस्टर कहते हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल ऐसे है कि वकील जब अपने जज के सामने बात करेगा तो उसका अंदाज डिफरेंट होगा, ठीक है? जो अगर कोई मार्केटिंग एजेंट है वो अपने कस्टमर से बात करेगा तो उसका अंदाज डिफरेंट होगा। तो ये यूज़ के अकॉर्डिंग वैरायटी ऑफ लैंग्वेज है। तो डायलेक्ट के लिए आपने यूज़र का वर्ड याद करना है और रजिस्टर के लिए आपने यूज़ का वर्ड याद करना है। अब आते हैं स्टाइल पे। स्टाइल में बस आप ये याद रखें कि स्टाइल क्या होता है कि उस बंदे ने फॉर्मली बोला है, इनफॉर्मली बोला है, फ्रेंडली बोला है, कैजुअली बोला है, क्लॉक्वली बोला है, कैसे बोला है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कहते हैं कि एक दूसरे को अगर हम हेलो कह के मुखातिब करते हैं तो बेसिकली ये एक फ्रेंडली स्टाइल है, ठीक है? लेकिन अगर हम कहते हैं कि हाउ डू यू डू, तो ये एक फॉर्मल स्टाइल है। सो दीज आर द स्टाइल्स। लैंग्वेज स्टैंडर्ड की बात करते हैं या स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं। तो डायलेक्ट में मैंने आपको बताया था कि जब डायलेक्ट्स बनते हैं तो उसमें वोकेबलरी, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन तीनों डिफरेंट हो सकती हैं। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात करते हैं तो ऐसा है कि अगर हम कहते हैं कि पंजाब में रहने वाले जो सिख हैं सिर्फ वही पंजाबी अच्छी बोलते हैं और वही स्टैंडर्ड है, तो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके एक्सेंट्स और प्रोनाउंसिएशन तो डिफरेंट होगी, लेकिन वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज ही बोलेंगे। स्टैंडर्ड लैंग्वेज और डायलेक्ट में इतना फ़र्क होता है कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ग्रामर और वोकेबलरी को तब्दील नहीं किया जा सकता। अगर आप ग्रामर और वोकेबलरी तब्दील कर दोगे तो वो डायलेक्ट हो जाएगा, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं रहेगी। सो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट एक्सेंट्स और डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस के साथ बोली जा सकती है, लेकिन ग्रामर और वोकेबलरी अगर तब्दील होगी तो वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं रहेगी। बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज की। क्लासिकल लैंग्वेज जो होती है वो ये होती है कि वो एक पुरानी ज़ुबान है लेकिन उसकी कुछ मॉडर्न वैरायटी चल रही है। जैसे अरबिक की बात करते हैं, जैसे अरबिक है उसके अंदर मॉडर्न वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसका जो जैसे कुरान पाक जिस तरीके से लिखा गया और जिस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, सुना जाता है जिस ज़ुबान में, वो उसकी वैरायटी वही रही है, ठीक है? इसी तरीके से ग्रीक की क्लासिकल फॉर्म्स हैं और लैटिन की क्लासिकल फॉर्म्स हैं। ग्रीक का तो ये है कि उसकी मॉडर्न वैराइटीज़ बिल्कुल ही जो है ऑब्सोलीट हो गई हैं, लेकिन लैटिन में फिर भी हमें कुछ मॉडर्न वैरायटी मिलती है। तो अरबिक इसकी बेस्ट एग्जांपल है। लिंगुआ फ्रैंका, लिंगुआ फ्रैंका की बात करते हैं। लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? ऐसे होता है कि जब कुछ लोग आपस में रहते हैं एक कंट्री में और उनको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है कि हमने आपस में दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस में आपस में इंटरेक्ट करना है और वो एक ही लैंग्वेज उनके लिए बड़ी सूटेबल होती है। मतलब लोगों को ज़रूरत महसूस होती है कि कोई ऐसी लैंग्वेज हो जिसको हम एवरीडे कम्युनिकेशन में किसी के भी साथ इस्तेमाल करें, तो इसको लिंगुआ फ्रैंका बोल देते हैं। सो बेसिकली एक लैंग्वेज हो गई उनकी नेटिव लैंग्वेज और एक वो लैंग्वेज जिसको वो लोगों से बातचीत के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली ये एक ऑक्सिलियरी या हेल्पिंग लैंग्वेज होती है। और पाकिस्तान में उर्दू एक बहुत अच्छी लिंगुआ फ्रैंका है, क्योंकि जो डिफरेंट प्रोविंसेस के लोग हैं वो अपनी नेटिव लैंग्वेज तो बोलते हैं, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज पे यानी लिंगुआ फ्रैंका के तौर पे वो उर्दू बोलते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वो तो कॉमनेस्ट है, वर्ल्ड कॉमनेस्ट लिंगुआ फ्रैंका है। और ईस्ट अफ्रीका में एक लैंग्वेज बोली जाती है सवाहिली, वो वहाँ की लिंगुआ फ्रैंका है। और जो हम कहते हैं कि इंग्लिश जो कॉमनेस्ट लिंगुआ फ्रैंका है वो फ्रेंच लोगों ने शुरू की थी। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही है।
एंड आई होप आप लोग ये सब सुनेंगे। आई विश कि एक जूम लेक्चर हो जाता तो उस पर ज़्यादा हम इंटरेक्ट कर सकते, मैं आपको मज़ीद एग्जांपल्स दे देती, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ डिलीवर हो सके। सो ये तो मैं इतना एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी। सोशल फैक्टर्स जो कि लैंग्वेज वेरिएशन क्रिएट करते हैं, देखिए ठीक है, एक बंदे का को ज़ुबान भी आती है, उसको ग्रामर आती है, उसको प्रोनाउंसिएशन आती है, सब कुछ, उसकी वोकैबुलरी भी ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं लैंग्वेज को, लैंग्वेज वैरायटी क्रिएट करते हैं, जैसे जेंडर। ठीक है, कहा जाता है कि फीमेल्स जो है वो ज़्यादा वोकैबुलरी और ग्रामर पे फोकस करके बोलती हैं और मेल्स इतना फोकस नहीं करते। एक नॉर्मल सा वो है, स्टीरियोटाइप भी कह सकते हैं इसको। इसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने की है, हम ये नहीं कह रहे, यहाँ पे हम चीज़ों की, जेंडर की बात नहीं कर रहे कि मेज़ पड़ा है कि पड़ी है, टेबल पड़ा है कि पड़ी है, या पेपर अच्छा है या बुरा है। यहाँ पे हम जेंडर की बात कर रहे हैं, जो लोगों के जेंडर की बात कर रहे हैं, एज की बात करते हैं। एज में यही है कि जो जवान लोग होते हैं, या जो, जैसे आप लोगों ने जनरेशन गैप का लफ्ज़ सुना होगा, जवान लोग जो होते हैं उन्होंने अपनी कुछ नई पॉप कल्चर से कुछ टर्म्स ईजाद कर ली हैं, जैसे ग्रेट, लेट्स गो, हैव फन, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो, जो उनकी जो दूसरी जनरेशन है वो उनको बड़े अजीब लगते हैं। ठीक है, तो सोशल क्लास पे आते हैं। सोशल क्लास में ये देखा गया है कि जो वैसे तो सोशल लिंग्विस्ट इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करते कि सोशल क्लास का जो है अफेक्ट पड़ता है लैंग्वेज पे, लेकिन ये देखा गया है कि एक बच्चा जो है, अगर उसके घर वाले वर्किंग क्लास से हैं, सारे काम करते हैं और बच्चे को भी जाके काम करना पड़ता है, तो उसकी लैंग्वेज मुख्तलिफ होगी उस बच्चे से जिसके घर में सारे इंडिपेंडेंट हैं और वो एक वेल मिडिल क्लास फैमिली से है और उसको सब कुछ अवेलेबल है, उसके पास बुक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, इंटरनेट एक्सेस है। तो ये देखा गया है। एबल एंड डिफरेंटली एबल, ये चीज़ मैंने थोड़ी सी खुद ऐड की है। ठीक है, अब हम एक तो ये कि जो टर्म है डिसेबल वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, तो हम उसके लिए उसकी जगह डिफरेंटली एबल की टर्म इस्तेमाल करते हैं, एबल। ठीक है, कुछ लोग जो बिल्कुल एबल हैं, उनके अंदर एबिलिटी है मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो लैंग्वेज को बड़े अच्छे तरीके से उसके सारी चीज़ों के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक बंदा जो डिफरेंटली एबल है, फॉर एग्जांपल उसको हेयरिंग प्रॉब्लम है, उसको क्या कहते हैं, स्पीकिंग प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे लैंग्वेज वैरायटी क्रिएट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, लैंग्वेज, डायलेक्ट एंड इडियोलेक्ट। लैंग्वेज तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी बंदा जो कम्युनिकेट कर रहा है किसी सोसाइटी में, वो उसकी लैंग्वेज हो गई। ठीक है, डायलेक्ट भी बता चुकी हूँ कि एक ही लैंग्वेज में मुख्तलिफ जो वैरायटी जो क्रिएट हो जाती है उसको कहते हैं। जैसे अगर हम इधर ही चले जाएं, इस्लामाबाद में जो लोग पंजाबी बोलेंगे और जो रावलपिंडी में बोलेंगे, चले इस्लामाबाद नहीं तो लाहौर में जो लोग पंजाबी बोलेंगे और जो लोग रावलपिंडी में पंजाबी बोलेंगे, उनका भी डिफरेंस होगा। ठीक है, उनके अपने कुछ वर्ड्स भी डले होंगे, ग्रामर भी थोड़ी तब्दील होगी। इडियोलेक्ट की बात करते हैं। इडियोलेक्ट ये कहता है कि जब एक बंदा बात कर रहा होता है किसी भी लैंग्वेज में उसका यूज करके, तो उसकी अपनी एक वॉइस क्वालिटी और उसकी चॉइस ऑफ लैंग्वेज होती है, चॉइस ऑफ वर्ड्स भी कह सकते हैं। यानी एक बंदे का जो पर्सनल यूज है लैंग्वेज का, उसको आप इडियोलेक्ट कहते हैं। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बुक में एक बहुत अच्छी पिक्चर भी दी गई है, इलस्ट्रेशन है, वो भी देखिएगा। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, वो बंदा क्या बात कर रहा है, किससे कर रहा है, जिससे बात हो रही है उसका क्या रिलेशन है उसके साथ, और वो बंदा जो बात कर रहा है उस वक्त वो कौन सी इन्वायरमेंट में है। ठीक है, और क्या मकसद क्या है वो, और उसको अगले बंदे से कैसा जवाब चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो इडियोलेक्ट में आती हैं। सो इडियोलेक्ट बेसिकली लैंग्वेज चॉइस को कहते हैं, पर्सनल लैंग्वेज चॉइस। जैसे एक बंदा कपड़े चॉइस करता है कि मैंने सर्दियों के लिए ये पहनने हैं, गर्मियों के लिए ये पहनने हैं, वैसे ही उसको लैंग्वेज भी चॉइस करनी पड़ती है कि मैंने एक महफिल में ये बोलना है, मैंने तन्हाई में या किसी फ्रेंड के साथ ये बातचीत करनी है, तो ये उसका इडियोलेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। सो हम आते हैं, ऑलमोस्ट हमारी लास्ट स्लाइड है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनको अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश करूँगी। ऐसा हुआ था कि हम लैंग्वेज टीचिंग की बात करते हैं, हम लोगों को पता है कि साइकोलिंग्विस्टिक्स में हमने लैंग्वेज एक्विजिशन और लर्निंग की थ्योरीज पढ़ी हैं,
और हमने उन्हीं को अपने लैंग्वेज टीचिंग मेथोडोलॉजी में इस्तेमाल किया है। एक बात जो है ये गौर करने की है कि अगर हमने लैंग्वेज को पढ़ना है ना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का इंडिविजुअल के साथ और लैंग्वेज का माइंड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, और उसी से हम लैंग्वेज टीचिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1970s और 80s में एक शिफ्ट आई थी कि पहले जो इंडिविजुअल मैन जो बोला जाता था उसको सोशल मैन कहना शुरू कर दिया गया, क्योंकि आदमी तभी बनेगा जब वो सोसाइटी में रहेगा, लोगों से घुले मिलेगा। तो उसके बाद जो है टीचिंग मेथोडोलॉजीज भी तब्दील होना शुरू हुई। कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, आप लोगों को डिफरेंट इसका आइडिया होगा कि कॉम्पिटेंस क्या होती है। बड़ा कॉम्पिटेंट बंदा है वो, यार क्या परफॉर्मेंस दी है। तो होता क्या है, हुआ ये था कि नोम चॉम्स्की एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट और लिंग्विस्ट था, उसने ये दोनों टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई थी, और वो ये कहता था कि अगर एक बंदा है उसको लैंग्वेज के रूल्स पता हैं कि सेंटेंस कैसे बनाना है, ठीक है, और वो उनसे सेंटेंस बना भी लेता है, ठीक है, तो ये उसकी कॉम्पिटेंस है। एक बंदा, उसके पास नॉलेज है, रूल्स एंड सेंटेंस बना सकता है वो किसी भी लैंग्वेज में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश कह लेते हैं, तो वो कॉम्पिटेंट बंदा है। ठीक है, उसको एक स्ट्रक्चर पता है, एक रूल्स पता है कि एक सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, प्रेडिकेट है, या सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है जैसे भी, और वो उसी से सारे सेंटेंसेस बनाता है, तो वो कॉम्पिटेंट है। ये नोम ने कहा था। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखने की है, ये रूल्स सिर्फ सेंटेंस बनाने के हैं, उनको इवेलुएट करने के नहीं है। ठीक है, ओके। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर वो बंदा इन तमाम रूल्स को इस्तेमाल करके अच्छे सेंटेंसेस भी बना रहा है और लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहा है, तो ये उसकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, जो एक्चुअल सेंटेंसेस वो बनाएगा वो उसकी परफॉर्मेंस हो गई। सो कॉम्पिटेंस क्या है कि सेंटेंसेस बनाने के नॉलेज और रूल्स का होना, और परफॉर्मेंस क्या है, उन सेंटेंसेस को बना लेना। ठीक है, अच्छा, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी लेकिन एक बात यहाँ पे जो है वो इम्पोर्टेंट है कि हो सकता है कि एक बंदे को कॉम्पिटेंस तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। कोई भी रीज़न हो सकती है, एक बंदे को सब कुछ आता है लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सकता, कोई भी फिजिकल रीज़न, मेंटल रीज़न, या मोटिवेशनल रीज़न हो सकती है। हो सकता है एक बंदा बहुत अच्छा ड्राइवर है, उसको पता है कि ड्राइविंग कैसे करनी है, किस तरफ मुड़ना है, दूसरों को मशवरे भी दे सकता है, लेकिन वो फिर भी कई दफ़ा गलतियां करेगा, उसको भी चालान हो जाएगा। सो ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस हमेशा मैच करे। ठीक है, और कुछ लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं भी होते फिर भी परफॉर्मेंस अच्छी दे देते हैं, तो ये भी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा, अब ऐसा हुआ कि एक साइकोलॉजिस्ट था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट डेल हाइम्स, उसने क्रिटिक की, उसने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं होता कि बंदे को रूल्स पता हैं तो वो सब कुछ कर लेगा, वो कहीं भी बातचीत कर लेगा। उसने कहा कि भाई नोम, तुमने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात की है। लिंग्विस्टिक आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें ग्रामर, वोकेबलरी और प्रोनाउंसिएशन आती है। उसने कहा कि एक बंदा है, उसको रूल्स तो पता है कि जो है तशरीफ रखिए जो है हम बैठने को कहते हैं, और बैठ जाओ भी बैठने को कहते हैं, लेकिन उसको अब एक बंदे को ये कैसे पता कि मैंने कौन सी सिचुएशन में क्या चीज़ बोलनी है, मैंने किसको बोलना है कि तशरीफ रखो और किसको बोलना है कि बैठ जाओ। ठीक है, तो इसने उस पर क्रिटिक की और एक टर्म दी, उस टर्म का नाम था कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक हो गया। अब एक बात आप यहाँ पे भी जहन में रख लें कि जो नोम चॉम्स्की था उसने लिंग्विस्टिक्स की बात की थी, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस की बात की थी, और लिंग्विस्टिक में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें हम यूजेज की बात करते हैं, यूज़ की बात नहीं करते। जो डेल हाइम्स है उसने बात की यूज़ की। उसने कहा कि एक बंदे को, ठीक है, उसको सारे रूल्स पता हैं, वो करेक्टनेस उसके अंदर है, करेक्टनेस है, लेकिन उसको अप्रोप्रिएसी उस बंदे में नहीं है, यानी उसको नहीं पता कि मैंने कौन सी जगह पे क्या बोलना है। सो बेसिकली यहाँ पे यही बात है कि उसने सोसाइटी में, किसी सोशल सिचुएशन में उसने क्या बोलना है। उसको सिचुएशनल कॉम्पिटेंस अगर होगी तब वो बंदा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को इस्तेमाल करेगा। आप बुक में भी देख सकते हैं, अगर हम रूल्स ऑफ यूजेज प्लस रूल्स ऑफ यूज करें तो वो बनती है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, रूल्स ऑफ यूजेज जिसमें आपके पास है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस या करेक्टनेस, और रूल्स ऑफ यूज जिसमें आपके पास है सोशल नॉर्म्स, सोशल
सिचुएशन, बिहेवियर, ठीक है, ये हो गया। सो ये दो टर्म्स जो है मैंने आपको एक्सप्लेन की कि कैसे नोम ने और डेल ने एक दूसरे के मतलब कैसे नोम ने जो एक टर्म दी और उसको कैसे उसने क्रिटिक करके एक नई टर्म उसमें से इजाद की। लेकिन फिर भी जो डेल हाइम्स था वो कहता था कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस रखता हो और उसको फिर भी ये नहीं पता चलेगा, डायलैक्ट्स के बारे में उसको नहीं पता चलेगा। फॉर एग्जांपल इंग्लिश में दो चीज़ें बोली जा सकती हैं। एक बंदा कहता है कि आई हैव गॉट इट और दूसरा कहता है आई फुली अंडरस्टैंड। दोनों का मतलब एक है, ठीक है। उसने ये बेसिकली ये कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंट बंदा बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, स्पेशली वो बंदा जिसकी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है और फर्स्ट लैंग्वेज कोई और है। तो जिस बंदे की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है वो आराम से इसके अंदर डिफरेंस कर सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी की तरफ। अगर आप लोगों को पिछला जो मैं बता चुकी हूँ, यूज, यूजेज, करेक्टनेस, अप्रोप्रिएसी, वो सब कुछ समझ आ गया है, तो समझे आपको कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी का पता चल गया है। कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें बच्चों को करेक्टनेस और अप्रोप्रिएसी के साथ पढ़ाया जाता है, यानी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस के साथ पढ़ाया जाता है। उनको यूजेज और यूज बताया जाता है, ठीक है। और टेफल में भी यही कोशिश की गई है कि हम लोगों के साथ यही वाली अप्रोच यूज की जाए। सो कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी में आपने यही चीज़ें याद रखनी है कि कम्युनिकेटिव मेथडोलॉजी एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी यूज़ करते हैं। हम यूजेज को देखते हैं और यूज़ को देखते हैं, हम करेक्टनेस को देखते हैं और अप्रोप्रिएसी को देखते हैं। सो बेसिकली हम डेल हाइम्स की जो क्रिटिक है उसके ऊपर उसी को मेथड बना के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम एक छोटा सा यहाँ पे एंड में ये दिया गया है कि डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं कि अब हम लैंग्वेज को करिकुलम में कैसे पढ़ाएं। तो बात ऐसी है कि जो लैंग्वेज टीचर होता है ना, सिर्फ उसी की जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो ही ग्रामर बताए, वोकैबुलरी बताए और बाकी टीचर जैसे मर्जी पढ़ाते रहें। तो यहाँ पे ये एक मतलब पॉइंट रेज किया गया है कि टीचर्स को चाहिए, जैसे मैथ्स में, फॉर एग्जांपल मैथ्स में एक एग्जांपल दी गई है कि टेक लाइन ए बी एंड प्रोड्यूस इट टू पॉइंट सी। यहाँ पे जो प्रोड्यूस का वर्ड है, इसको टीचर को चाहिए कि वो इसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव वर्ड लगा के बताए कि बेटा एक्सटेंड करो या ड्रॉ करो, ए बी लाइन ड्रॉ करो और उसको एक्सटेंड कर दो सी तक। सो ये टीचर्स की जिम्मेदारी है, सिर्फ लैंग्वेज टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। वो बाकी टीचर्स हैं, उनको चाहिए कि लैंग्वेज टीचर के साथ बैठें और उससे पूछें कि हम किस तरीके से हमारे सिलेबस में दी गई जो लैंग्वेज है उसको तब्दील करके अपने बच्चों को पढ़ा सकें कि उनके आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो हम उसका उलट ही ना पढ़ा दें बच्चों को, ठीक है। और सो बेसिकली लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में यही था। बाकी आप बुक से देख सकते हैं, लेक्चर जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो समरी अगर हम करें तो मैं आपको जल्दी से मैं आप लोगों को खुद जो है वो करती हूँ, एडवाइस करती हूँ कि आपने जितना भी लेक्चर सुना है, आई डोंट नो आप लोगों ने पूरा सुना है नहीं, होपफुल कि आप सुनेंगे, तो फिर आप इसकी एक समरी बनाएं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने सोशल लिंग्विस्टिक्स का ताल्लुक पढ़ा है लिंग्विस्टिक्स और सोशियोलॉजी के साथ। हमने देखा है कि लैंग्वेज की सोशियोलॉजी क्या होती है, हमने फैक्टर्स पढ़े हैं जो लैंग्वेज में वैरायटी क्रिएट करते हैं, डायलेक्ट पढ़ा है, इडियोलेक्ट पढ़ा है। हमने उसके अलावा देखा है कि लैंग्वेज को हम कैसे टीचिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फेलोज, आई होप आप लोगों को समझ आ गई है एंड आई विश कि आप लोगों को जो चीज़ समझ नहीं आई आप वो मुझसे पूछें और बुक से इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।